पूरी आरएसएस की भी नहीं मानते हैं और नितिन गडकरी को आरएसएस का सबसे करीबी नेता माना जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर ये सवाल कहीं ना कहीं जन्म लेता है, क्या आरएसएस भी जो है वन नेशन वन इलेक्शन पूरे देश में चर्चा एक ही बात को लेकर हो रही थी, उस पर सियासत भी हो रही थी और वो मुद्दा कोई और नहीं है, वो मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन का। यानी कि एक देश में एक चुनाव, एक देश में एक चुनाव करवाने को लेकर हम देखते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बढ़ती नजर आती हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिलता है तो कुछ बिल के विरोध में खड़े होते हैं। लेकिन जो वन नेशन वन इलेक्शन बिल का जो आज हम जिक्र कर रहे हैं, ये बिल ये तो समझ में हमें आता है कि विपक्षी पार्टियां सपोर्ट नहीं करेंगी, उनकी नाराजगी जायज है। लेकिन जब बीजेपी के अपने लोग और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी सांसद अगर वो सदन में नहीं पहुंचते हैं, और वो भी उस वक्त का माहौल है जब सदन में मेजॉरिटी चाहिए बीजेपी को, और ऐसे में इनके सांसदों का यहां पर न होना ये बताता है कि क्या बीजेपी के भी जो सांसद हैं वो वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ है। और जो बिल पेश किया गया, जरा उसको सुनिएगा, उस पर फिर मैं जरूर बात करूंगा। और इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद है। और नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम, और प्रोग्राम का एजेंडा है, मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव पर कैसे भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़ हो गई। बीजेपी के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 20 सांसद नदारद रहे साहब, 20 सांसद। और ये वो वक्त था जब बीजेपी को मेजॉरिटी की जरूरत थी। मेजॉरिटी तो मिली है, कितनी मिली है, ऑपोजिशन का क्या हमने यहां पर अगर कहा जाए तो गणित है। और क्या वाकई बीजेपी में इस बात को लेकर दो फाड़ हो रही है, बीजेपी में बगावत हो रही है। अब्बास भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे पास आप कुछ रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं, इस रिपोर्ट्स को मैंने तैयार किया है और थोड़ा सा मैं इस पर नजर डालूंगा, फिर हमारे जो सहयोगी हैं फिर इनसे हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर जो वोटिंग होती है, इस वोटिंग में मैं कुछ बड़े चेहरों का जिक्र करना चाहूंगा जो इसमें शामिल नहीं थे। उनमें पहला नाम है नितिन गडकरी का, जो केंद्रीय मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री की संख्या में जो शामिल हो जाते हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। इसके अलावा गिरिराज सिंह एक बहुत बड़ा चेहरा है, ये भी वोटिंग में शामिल नहीं होते हैं। और ऐसे ही मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 20 सांसद साहब मौजूद नहीं थे। और इसमें क्या देखने को मिलता है कि 269 सांसदों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया। इनकी संख्या 269 थी, 20 सांसद नहीं थे, फिर भी मेजॉरिटी इन्हें मिली। और 196 जो हैं इन्होंने इसके खिलाफ मतदान किया। अब देखिए, जो प्रस्ताव जो बिल पेश हुआ है, पास जो हो गया, उसके बाद इस जो चर्चा है, चर्चा के लिए जेपीसी के पास जाएगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और इस बिल को लेकर आगे फिर चर्चा होगी। लेकिन आज का जो हमारा सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल 196 का नहीं, यानी 196 की जो मेजॉरिटी जो विपक्षी पार्टियों की है, हम बात कर रहे हैं 269 की, जो बीजेपी की मेजॉरिटी है। और ऐसे में बीजेपी के ये आंकड़ा बढ़ सकता था अगर ये 20 सांसद यहां पर मौजूद रहते। लेकिन ये 20 सांसद क्यों नहीं मौजूद रहे, और पार्टी ने इनको नोटिस भी भेजा हुआ है। अब मैं सीधा इस मुद्दे पर बात करूंगा। हमारे साथ अब्बास भाई मौजूद है। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपका। इसमें जो हैरानी की बात है या जो सवाल खड़ा हो रहा है वो विपक्ष को लेकर नहीं, और मैं ये बात शुरुआत में कह रहा था कि ऑपोजिशन है वो तो विरोध करेंगे ही, और वो ऑपोजिशन विरोध कर रही थी, जिनमें आम आदमी पार्टी भी है, जिनमें टीएमसी भी है, इसमें हम कांग्रेस पार्टी भी देख रहे थे। लेकिन अगर बात करें बड़े चेहरों की, और जो कि बीजेपी के बड़े चेहरे, चाहे मैं नितिन गडकरी का जिक्र कर लूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र कर लूं, गिरिराज सिंह का जिक्र कर लूं, क्या बड़ी वजह आप मानते हैं कि ये लोग सदन में मौजूद नहीं थे? और इन जैसे 20 सांसदों की मौजूदगी अगर रहती तो जो 269 का आंकड़ा है वो आंकड़ा और बढ़ सकता था। क्या वन नेशन वन इलेक्शन पर
बीजेपी के अपने लोग ही सहमत नहीं है? क्या मोदी जी के इस फैसले के वो खिलाफ दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, ये कहने में कोई परहेज नहीं कर सकते हैं कि बीजेपी के जो अपने खुद के सांसद हैं वो भी वन नेशन वन इलेक्शन पर उनके सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि 20 सांसदों का ना पहुंचना कहीं ना कहीं इस तरफ हमें आगाह कर रहा है कि बीजेपी में भी कहीं ना कहीं नाराजगी है। क्योंकि अगर 2-4 सांसद होते तो ये यकीन करना आसान हो जाता कि वो किसी समस्या की वजह से संसद में नहीं पहुंच पाए होंगे, लेकिन इसमें 3 बड़े मंत्री, जैसे आपने बताया कि गिरिराज सिंह, जो हर मुद्दे पर मोदी जी के साथ में शाने से शाना मिलाकर आगे चलते हैं, जहाँ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो आरएसएस के बंदे हैं, जो हमेशा से ही बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, हालांकि उनकी मोदी जी से नहीं बनती है, ये अलग बात है, लेकिन कभी भी उन्होंने बीजेपी से अपना जो कदम है वो कभी पीछे नहीं हटाया, हमेशा बीजेपी के साथ में है, हमेशा आरएसएस के साथ में है। तो ऐसे में एक सवाल यहाँ से ये भी पैदा होता है, क्या आरएसएस भी जो है वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ है? भाई क्योंकि मोदी जी पर ये आरोप लगते हैं कि मोदी जी पूरी आरएसएस की भी नहीं मानते हैं और नितिन गडकरी को आरएसएस का सबसे करीबी नेता माना जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर ये सवाल कहीं ना कहीं जन्म लेता है, क्या आरएसएस भी जो है वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ तो नहीं है? इसके अलावा गिरिराज सिंह, आपको पता ही है कि उन्होंने भी वन नेशन वन इलेक्शन के मतलब चुप्पी साधी है, तो इसका मतलब यही है कि वो उनके पक्ष में नहीं है। और यहाँ पर काफी समय से ये अटकलें चल रही हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कि वो वापस कांग्रेस में जा सकते हैं। कांग्रेस में इसी बीच में उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी। इसी बीच में आपने देखा कि जो कांग्रेस के विधायक हैं वो लगातार जो है वहाँ पे विधानसभा में हंगामा कर रहे हैं। जी जी, आप पूछिए। अब्बास भाई, आप अपनी बात आगे जरूर रखिएगा। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, नाराजगी, और नाराजगी ज्योतिरादित्य सिंधिया की है, तो क्या नाराजगी नितिन गडकरी की भी देखी जा रही है? क्योंकि हाल ही में नितिन गडकरी का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सीएम बनना कितना ज्यादा दुखदाई होता है ये हमसे पूछिए। उन्होंने कहा था कि कभी भी पार्टी आलाकमान का फैसला आ जाता है, कभी भी सीएम कुर्सी खाली करनी पड़ती है, कभी भी मंत्रालयों को चेंज कर दिया जाता है। तो क्या जो नाराजगी है बीजेपी के अंदर, अब वो कहीं ना कहीं खुलकर बाहर आती नजर आ रही है? और इस नाराजगी के क्या मायने हैं? क्या बीजेपी में अगर कहा जाए तो एक बहुत बड़ी फूट इस वक्त कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, इस नाराजगी की साफ साफ वजह ये बीजेपी में फूट पड़ने के आसार ही दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा है कि हमेशा से बीजेपी का संगठन सबसे ज्यादा अभी तक मजबूत माना जाता है। जहां उनके केंद्रीय नेतृत्व ने जिसको सीएम बनाया तो उस पर कोई आपत्ति नहीं जताता। जैसे आपने देखा अभी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए थे, यहाँ पर सीएम के फेस को सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया। मतलब शिवराज सिंह चौहान 5 बार के मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, लेकिन उनको सीएम पद से हटा दिया जाता है और एक नए चेहरे को सीएम पद के लिए लाया जाता है और रातों रात मोहन यादव को सीएम बना दिया जाता है। ऐसे ही राजस्थान में भी हमने देखने को मिला कि वसुंधरा राजे, जो पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की रह चुकी हैं, जिनको एक अच्छा राजनीतिक अनुभव है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है और पर्ची के माध्यम से सीएम का चेहरा तय किया जाता है और पहली बार के विधायक जो है वहां के भजन लाल शर्मा, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ऐसा ही छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। यानी कि उनके बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर कोई भी बीजेपी का नेता सवाल नहीं उठा सकता। ये बीजेपी की संगठन की मजबूती अभी तक रही है, लेकिन अब इसमें जो है कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नेताओं की नाराजगी ये साफ जाहिर कर रही है कि अब वो बीजेपी के हाईकमान के फैसलों से नाखुश हैं और कहीं पर उनके फैसलों को मानने को राजी नहीं है। तो ये आगे देखा जा सकता है कि बीजेपी में एक बड़ी फूट पड़ सकती है, और बीजेपी में अगर फूट पड़ती है तो बीजेपी की कुर्सी जो केंद्र में बनी हुई है और इसके साथ साथ राज्यों में जो बीजेपी की राजनीति है उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ सकता है। अब्बास भाई, मेरा एक सवाल ये भी रहेगा कि हम बीजेपी के इन बड़े चेहरों की नाराजगी देख रहे हैं, चाहे मैं नितिन गडकरी का जिक्र करूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गिरिराज सिंह, इन जैसे बड़े चेहरों की, और सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी के कई ऐसे फैसले हैं जिसका विरोध उनकी सहयोगी पार्टियां भी कर रही हैं। जैसे अभी अगर बात करें हाल ही में जो वक्फ बोर्ड को लेकर जो पूरा मामला चल रहा था, इसमें हम देखते हैं कि नीतीश कुमार काफी ज्यादा नाराज हुए। वो कह रहे हैं कि भैया वक्फ बोर्ड के अपने मामले होते हैं, उसमें बिल नहीं लाना चाहिए, इसे पेश नहीं करना चाहिए, इसमें केंद्र सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। यही बात चंद्रबाबू नायडू भी कहते नजर आ रहे थे। और बिहार में अगर हम देखते हैं तो चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ बगावत करते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से उन्हें भी कहीं ना कहीं बीजेपी दबाने का काम कर रही है। बिहार में हम देख रहे हैं सीएम चेहरे को लेकर लड़ाई चल रही, गिरिराज भी आगे चल रहे हैं, चिराग भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, नीतीश तो खैर है ही है। जो
उथल पुथल मची हुई है। जिस तरीके से बीजेपी की सहयोगी पार्टियां नाराज हैं, बीजेपी के अपने लोग नाराज हैं, क्या वो मोदी जी के कामकाज से खुश नहीं है? क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चीजों को बना रहे हैं या जो बिल लेकर आ रहे हैं, क्या सबकी सहमति उस पर नहीं है? क्या अपनी मर्जी से काम किया जा रहा, बस चंद लोगों से जो है सलाह मशवरा करके ये काम किया जा रहा? तो ये सरकार क्या ज्यादा समय तक टिक पाएगी? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सच है कि बीजेपी सब लोगों से सलाह मशवरा नहीं करती है। सिर्फ चंद लोग ही हैं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में जिनसे सलाह मशवरा किया जाता है, जिनके बाद में कोई भी फैसला आता है और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उस फैसले को थोप देता है। मैं थोप देना यूं कह रहा हूं कि बिना उनकी सहमति लिए उनसे ये कहा जाता है कि आपको ये करना है, मतलब आपको, हम वक्फ बोर्ड का बिल लेकर के आ रहे हैं, आपको अपना समर्थन इसमें दिखाना है। उनसे ये नहीं पूछा जाता कि इसमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं या हमें ये बिल लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, ये उनसे नहीं पूछा जाता। इसको लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी जग जाहिर है। और चंद्रबाबू नायडू का आपने जिक्र किया, चंद्रबाबू नायडू ने भी इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि उनकी राजनीति, अपनी स्टेट की राजनीति अलग होती है, केंद्र की राजनीति अलग होती है, इसलिए उनका समर्थन तो इनको जरूर है, लेकिन कब वो पाला बदल लें इसमें कुछ शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इनका फैसला तभी तक मान सकते हैं जब तक उनकी पार्टी के रूल्स रेगुलेशंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उनको ये लगता है कि हमारी पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों के प्रति एक सॉफ्ट नैरेटिव लेकर के चलते हैं, जबकि बीजेपी जो है मुसलमानों के विरुद्ध एक हार्ड नैरेटिव लेकर के चलती है, मुसलमानों के पक्ष में कोई बात नहीं करती है। लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पास जो है मुस्लिम वोटर भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है उनके पास में है, तो ऐसे में वो मुस्लिमों को नाराज नहीं करना चाहते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने वक्फ बिल पर भी जो है अपनी आपत्ति जाहिर की थी कि कहीं ना कहीं उनसे मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो नाराज ना हो जाएं। अब्बास भाई, मेरा एक छोटा सा आखिरी सवाल है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन पर जो बीजेपी में बगावत हुई है, क्या इस बगावत के बाद बीजेपी जो है वो आगे बिल को पेश सही ढंग से कर पाएगी, आगे इस पर सही ढंग से सहमति बन पाएगी? क्योंकि अभी एक ही सदन में जो है सहमति बन पाई है, अभी इसे राज्यसभा के लिए भी भेजा जाएगा, जेपीसी की भी बात हो रही है। तो कब तक देखा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो वो पारित हो जाएगा? और बीजेपी में जो बगावत हो रही है, कहीं ये बगावत ऐसा तो नहीं कि इससे विपक्षी पार्टियों को एक बड़ा फायदा मिल जाए? बिल्कुल ऐसा देखने को मिल सकता है, जैसे कि आज 20 सांसदों ने, जैसे मतलब कल वोटिंग के दौरान 20 सांसदों की गैर मौजूदगी यहाँ पर बीजेपी की हुई है, तो ऐसे में बीजेपी का नोटिस उनको भेजना कहीं ना कहीं उनका जवाब मांगने जैसा है। उनकी राहें जरूर जानना चाहेगी बीजेपी, और अगर वो इसके बाद में भी नाराजगी जाहिर करते हैं तो बीजेपी को इस पर जरूर सोच विचार करना पड़ेगा, और सोच विचार अगर बीजेपी नहीं करती है तो बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी इस बार बहुमत में वैसे ही नहीं है। सिर्फ 240 सांसद जो है इस बार बीजेपी के पास में है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 272 होता है। तो ऐसे में बीजेपी अपने सांसदों को नाराज बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगी, बल्कि उनके नोटिस भेज करके, उनके जो नोटिस भेजा है उससे उनकी सहमति असहमति के बारे में जानना चाहेगी और उसके बाद में ही कोई फैसला करेगी। और अगर सांसद यहाँ पर असहमति जाहिर करते हैं, असहमति जताते हैं, तो मेरा मानना यह है बीजेपी फिर वन नेशन वन इलेक्शन बिल को आगे प्रस्तावित नहीं करेगी, राज्यसभा में नहीं भेजेगी। अभी फिलहाल जेपीसी के लिए भेज दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जेपीसी के अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल, वो भी संसद में कल वोटिंग के दौरान मौजूद नहीं थे। तो ऐसे में जेपीसी इस पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि जगदम्बिका पाल उसके अध्यक्ष हैं, तो मेरा मानना तो यह है शायद ये जेपीसी में ही पास नहीं हो पाएगा और ये बिल बीजेपी को वापस लेना पड़ सकता है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका, और बहुत बारीकी से जो जानकारी इन्होंने दी है ये जाहिर तौर पर बताता है कि बीजेपी में जो फूट पड़ रही है, और जेपीसी के जो अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल, अगर वो भी इसमें मौजूद नहीं थे तो वाकई बीजेपी की जो दाल है वो पूरी ही काली है, और क्या बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।